दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब आपस में उलझी हुई हैं, तब एक देश है जो बिल्कुल चुपचाप अपना एक अलग ही गेम खेल रहा है, और वो है भारत। ये कहानी सिर्फ एक उभरती हुई इकॉनमी की नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक ऐसे स्मार्ट प्लेयर की जो धीरे धीरे दुनिया के खेलने का तरीका ही बदल रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी पहेली यही है, कोई भी देश अपने दुश्मनों का दोस्त कैसे हो सकता है? मतलब ये कैसे मुमकिन है कि भारत एक तरफ तो अमेरिका वाले ग्रुप में है और दूसरी तरफ चीन और रूस वाले ग्रुप में भी शामिल है? इस पूरी गुत्थी का जवाब एक ही शब्द में है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, या कहें रणनीतिक स्वायत्तता। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में, हम किसी के भी साथ काम करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी आज़ादी, अपनी सॉवरेनिटी को दांव पर लगाए बिना। और सबसे जरूरी बात, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता कि हम किसी एक का साइड लें। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो सुनने में इतना अच्छा लगता है, ये असल में काम कैसे करता है, क्योंकि ये एक जबरदस्त बैलेंसिंग एक्ट है। स्क्रीन पर देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन कितना साफ है। एक तरफ है क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, और इसका एक बड़ा मकसद चीन को काउंटर करना माना जाता है। और फिर दूसरी तरफ देखिए ब्रिक्स, जिसमें चीन, रूस और भारत भी हैं। मतलब एक तरफ चीन के खिलाफ ग्रुप में और दूसरी तरफ चीन के साथ वाले ग्रुप में। और हाँ, ये सिर्फ कागजों की बातें नहीं हैं, असल में हो रहा है। मिसाल के तौर पर 2024 को ही देख लीजिए, पूरी दुनिया ने रूस पर पाबंदियां लगा रखी थीं, लेकिन भारत ने रूस से डिस्काउंट पर खूब तेल खरीदा, इतना कि आज भारत के कुल तेल इंपोर्ट का लगभग 40% हिस्सा वहीं से आता है। पश्चिम के देश कहते रहे कि ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन भारत का जवाब साफ था, ये हमारे देश के लिए स्मार्ट इकोनॉमिक्स है। अब इसी सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, एक तरफ रूस से तेल, तो दूसरी तरफ अमेरिका से 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा के डिफेंस सौदे और हाईटेक ट्रांसफर। जरा सोचिए, कोई और देश अगर ऐसा करने की हिम्मत करता तो उसे दोनों तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ता, पर भारत के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स की बात। अब चलते हैं भारत की स्ट्रैटेजी के दूसरे बड़े पिलर की तरफ, जो है इकोनॉमी, और कैसे भारत दुनिया की नई फैक्ट्री बनता जा रहा है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, 2030 तक भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। अब ये कितना बड़ा है? ये जर्मनी और जापान की इकोनॉमी को मिला दें उससे भी ज्यादा होगा। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक जबरदस्त शिफ्ट है, और इसका असर भी दिखने लगा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, और वो 1 है भारत। एप्पल अब चीन के बाहर सबसे ज्यादा आईफोन भारत में बना रहा है। सैमसंग, उसने तो भारत को अपना सबसे बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ही बना लिया है। और टेस्ला की भी प्लानिंग है कि अमेरिका के बाहर उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में ही बने। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये सिर्फ फैक्ट्री लगाने की बात नहीं है, सिर्फ सामान जोड़ने की बात नहीं है, ये है इंटेलेक्चुअल कैपिटल माइग्रेशन। मतलब असली दिमाग भी अब भारत आ रहा है। गूगल का AI रिसर्च सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड डेवलपमेंट, ये सब अब भारत में हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? इस पूरी कहानी को पावर कहाँ से मिल रही है? तो इसका जवाब है भारत की सबसे बड़ी दौलत, यहाँ के लोग। भारत में आज 60 करोड़, जी हाँ 60 करोड़ लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी युवा आबादी है। चीन और अमेरिका से इसकी तुलना करेंगे तो फर्क देखकर हैरान रह जाएंगे। ये एक तरह से अनलिमिटेड ह्यूमन कैपिटल है। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, ये क्वालिटी की भी बात है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल कंपनियों को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, IBM, इन सब के टॉप पर कौन बैठा है? भारतीय मूल के CEOs। एक तरह से भारत अब दुनिया को लीडरशिप एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सवाल फिर वही है, भारत ये सब मैनेज कैसे कर रहा है? इसका सीक्रेट एक ही शब्द में छिपा है, डाइवर्सिफिकेशन। यानी अपनी जरूरतें किसी एक जगह से पूरी मत करो, सबको फैला कर रखो। इस टेबल को देखिए, ये भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को साफ दिखाता है। फाइटर जेट्स अमेरिका, रूस, फ्रांस, तीनों से। सबमरीन्स फ्रांस और रूस से। मिसाइलें रूस से भी और अपनी खुद की भी। ड्रोन्स और इंटेलिजेंस के लिए इजराइल और अमेरिका पर भरोसा। मतलब साफ है, भारत किसी एक देश पर हथियारों के लिए डिपेंडेंट नहीं है, और इसीलिए कोई भी उस पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकता। और यही सेम स्ट्रैटेजी इकोनॉमी में भी लागू होती है।
2023 में भारत में 83 बिलियन डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन ये पैसा किसी एक देश या एक सेक्टर से नहीं आया, ये फैला हुआ था, अमेरिकी टेक से लेकर यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग और जापानी ऑटोमोबाइल तक। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि अब वो खेल के नियम भी तय कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान मिला। भारत ने पूरी दुनिया का ध्यान ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के मुद्दों पर खींचा। अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनवाया, देशों के कर्ज के मुद्दे पर बात की, क्लाइमेट फाइनेंस पर जोर दिया। ये सब भारत ने करके दिखाया। और यही वो चीज़ है जो भारत आज दुनिया को ऑफर कर रहा है, एक ऐसा मॉडल जो न तो चीन का है न ही अमेरिका का। ये मॉडल है पार्टनरशिप बिना सबमिशन के और कॉपरेशन बिना कंट्रोल के। मतलब हम दोस्त बनेंगे लेकिन किसी के नीचे काम नहीं करेंगे। और यही आइडिया है जो दुनिया के 85% देशों को अपनी तरफ खींच रहा है। पर एक बात साफ समझनी जरूरी है, भारत किसी पुराने सिस्टम को तोड़कर नया बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। नहीं, वो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव, एक नया विकल्प दे रहा है। भारत बाकी देशों से ये नहीं कह रहा है कि अमेरिका या चीन में से किसी एक को चुनो। वो कह रहा है कि देखो, एक तीसरा रास्ता भी है, एक आजाद रास्ता। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर बनने का खेल क्या सिर्फ ताकत के दम पर जीता जाता है, या फिर इतना जरूरी बनकर कि दुनिया का कोई भी देश आपको नजरअंदाज ही ना कर पाए। ऐसा लगता है भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है।